हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्र। नॉलेज इज़ द ग्रेटेस्ट पावर। हम लोग पढ़ रहे थे सेल के बारे में और हम लोग शुरू किए थे साइटोलॉजी। हमने साइटोलॉजी का पिछला वीडियो, बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। हम पिछले वीडियो में आपको राइबोसोम के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में? राइबोसोम के बारे में। और हमने राइबोसोम के बारे में आपको बताया था, प्लस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको बताया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है? राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? तो प्रोटीन का निर्माण करना। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। इसके प्रकार भी हम बताए थे 70S और 80S, प्रोकैरियोटिक जीव और यूकैरियोटिक जीवों में सबके बारे में आपको क्या किए हैं? पिछले क्लास में समझा चुके हैं। राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का कार्य होता है एनर्जी देना। क्या करना? एनर्जी देना। देखिए, जब एनर्जी के सारे सोर्स खत्म हो जाए तो प्रोटीन कार्य करता है। प्रोटीन क्या करता है? एनर्जी देने का कार्य करता है। प्रोटीन बनता कैसे है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। आगे चैप्टर ही हम उसमें बताएंगे कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, जब आरएनए पढ़ाएंगे। यहाँ पे आप बेसिकली समझिए कि आखिर प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है। प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो एसिड से। किससे? अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। 10 + 10 अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। 10 + 10 क्या होता है? अमीनो एसिड मिलता है तो किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। मतलब 20 अमीनो एसिड को मिलाकर किसका निर्माण किया जाता है? प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। देखिए, जिसमें से क्या होता है, 10 अमीनो एसिड क्या होता है, हमारे शरीर में ऑलरेडी उपलब्ध होता है, लेकिन 10 अमीनो एसिड हम बाहर से भोजन के रूप में लेते हैं। जब भोजन करते हैं तो उसमें 10 अमीनो एसिड क्या होता है? आता है। तो अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन हमें क्या करता है? तो बैकअप एनर्जी देने का कार्य करता है। जैसे क्या होता है कि कोई आदमी भूखा रह गया, 10 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठ गया, हमारी मांगें पूरी करो, हम भूख हड़ताल पे हैं। तो भूख हड़ताल पे जब बैठ जाता है तो बाहर से एनर्जी आना बंद हो जाता है। तो जो अंदर जो प्रोटीन होता है वो प्रोटीन क्या करता है? एनर्जी देने का कार्य करता है। तो बैकअप एनर्जी सोर्स किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन को कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, अभी आगे आपके पास एक क्वेश्चन आने वाला है उसमें, इसीलिए आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं। समझ में आया? तो प्रोटीन क्या करता है? बैकअप एनर्जी देने का कार्य करता है। प्रोटीन क्या करता है? बैकअप एनर्जी देने का कार्य करता है। यानी प्रोटीन से भी क्या होता है? एनर्जी मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको जब पढ़ाएंगे चैप्टर तो उसमें बता देंगे। न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको प्रोटीन के बारे में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? तो 1 ग्राम प्रोटीन में हमको 4.3 कैलोरी किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। समझ में आया? 1 ग्राम प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और हमें एक दिन सर्वाइव करने के लिए लगभग 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। समझ में आया? ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको बताते चलते हैं, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई और रोचक हो जाएगा। समझ में आया? तो प्रोटीन क्या करता है? बैकअप एनर्जी देने का कार्य करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है और 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्रतिदिन चाहिए जीवित रहने के लिए। समझ में आया? जीव द्रव्य के बारे में भी हम आपको बता चुके थे। इसकी खोज किसने किया था? पुरकेंजे ने किया था। इस पर कल बहुत लंबा बहस भी चला था कि हम इसको जीव द्रव्य क्यों कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। समझ में आया? सेल मेम्ब्रेन, देखिए, केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य कहा जाता है। प्लास्टिड के लवक के बारे में भी बता दिए हैं। लवक कहाँ पाया जाता है? केवल पादपों में पाया जाता है। समझ में आया? इसमें क्या क्या होता है? 3 प्रकार के होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। लेकिन आप खुद देखिए, अगर आप क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं तो एक ही बार में थोड़ी खा जाते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। तो क्या होता है? वर्णित लवक भोजन को इकट्ठा करके रखता है, अवर्णित लवक। और वर्णित लवक क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो रंग प्रदान करता है। हम आपको रंग के बारे में भी बताए थे कि टमाटर का रंग किसकी वजह से लाल हरा हो जाता है। समझ में आ रहा है? सब क्लास हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। हरित लवक के बारे में आपको बता दिए थे, वर्णित लवक और अवर्णित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक के बारे में भी आपको बता चुके थे। ये भी बताया था कि टमाटर का रंग किसकी वजह से लाल होता है, या फिर मिर्च का रंग किसकी वजह से लाल हो जाता है? तो लाइकोपेज की वजह से। गाजर कैरोटीन की वजह से। चुकंदर बीटानोन की वजह से क्या हो जाता है? कत्थी कलर का रहता है चुकंदर। आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो बाजार में जाकर देख लीजिएगा। फलों का पीला रंग किसके वजह से होता है? जेंथोफिल की वजह से होता है। किसके वजह से? जेंथोफिल के होता है। साथ ही साथ हम आपको क्या किए थे, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में क्या किए थे? अंतर भी स्पष्ट करा दिए थे। यहाँ पे क्रोमोजोम गलती है, आप सुधार लीजिएगा, सुधरवाए भी थे कल।
ये सब क्या किए थे, पढ़ा चुके थे। सिलिया और फ्लैजेला के बारे में बोले थे बताने के लिए। सिलिया और फ्लैजेला के बारे में भी आप जान लीजिए इसी में। देखिए कुछ कोशिका क्या होती हैं, मूव करती हैं। कुछ कोशिका क्या होती हैं, मूविंग करती हैं। तो मूव करने के लिए क्या होता है, उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे बाल पाए जाती है, बाल नुमा संरचना पाई जाती है। झोंटा, झोंटा समझते हैं ना, भोजपुरी में झोंटा बोला जाता है, देहाती में झोंटा बोला जाता है, हिंदी में बाल बोला जाता है, सीबीएसई वाला हेयर कहता है, हेयर। समझ में आया। तो कोशिका के ऊपर क्या होता है, बाल जैसी संरचना पाई जाती है। इसी बाल जैसी संरचना को हम क्या करते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ये किस कोशिका में पाया जाता है, जो कोशिका मूविंग अवस्था में रहती है, जो मूव करती है। और एक फ्लेजला होता है, क्या होता है, फ्लेजला, वो भी बाल टाइप का ही होता है। और वो भी क्या करता है, कोशिका को मूव कराने में मदद करता है। कोशिका को क्या करता है, मूव कराने में मदद करता है। आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ पे, आपको सीलिया और फ्लेजला को दिखा देते हैं इमेज में। यहाँ पे है युगलिना, ये है पैरामीशियम और ये है अमीबा। क्या है, अमीबा। तो जो पैरामीशियम होता है उसके ऊपर क्या है, देखिए बाल जैसा संरचना दिखाई दे रहा है। यहाँ पे झोटा जैसा संरचना नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो बाल जैसा संरचना दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे, सीलिया कहेंगे। क्या कहेंगे, सीलिया कहेंगे। जबकि आप यहाँ पे देखिएगा युगलिना, इसे क्या कहा जाता है, तो प्लांट, पादप और एनिमल, जंतु, दोनों के बीच का कड़ी किसको कहा जाता है, युगलिना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, युगलिना को कहा जाता है। इसके पास देखिए यहाँ पे पूंछ जैसा निकलल है, पूंछ समझते हैं ना, टेल, गाय का पूंछ होता है, वैसे ही इसके पूंछ जैसा निकला हुआ है। तो जो ये पूंछ जैसा संरचना आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग फ्लेजला कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लेजला कहते हैं। तो सीलिया क्या होता है, सीलिया इसको गति प्रदान करता है और फ्लेजला इसको गति प्रदान करता है। समझ में आया। फ्लेजला क्या करता है, जैसे स्पर्म, स्पर्म शुक्राणु आप देखे होंगे। शुक्राणु क्या कैसा होता है, देखिए शुक्राणु कैसा होता है, ऐसे गोल होता है और पीछे ऐसे टेल निकला रहता है। तो जो इसका जो टेल पीछे पूंछ निकला रहता है वो क्या है, फ्लेजला है। क्या है, फ्लेजला है। और सीलिया क्या करता है, सीलिया और फ्लेजना दोनों कहाँ पाए जाते हैं, वैसे कोशिका में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, मूव करते हैं। क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मूविंग कोशिका में क्या पाया जाता है, मूविंग कोशिका में पाया जाता है सीलिया और फ्लेजला। और ये केवल कहाँ पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में ही। मूविंग कोशिका कहाँ होगा, जंतु में होगा। पेड़ पौधों में देखें पेड़ पौधों को घूमते हुए, तो जब पेड़ पौधा घूमते नहीं है तो फिर उनमें क्या जरूरत है ये सीलिया और फ्लेजला देने का। तो हम कल आपको जब अंतर बता रहे थे प्लांट सेल और इसमें दोनों में अंतर बता रहे थे, तो आपको वहाँ पे बोले थे कि क्या वहाँ पे नहीं होता है, सीलिया और फ्लेजला पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है, केवल और केवल कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। समझ में आया। तो केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है कौन, सीलिया और फ्लेजला, जबकि प्लांट सेल में सीलिया और फ्लेजला नहीं पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देता है सीलिया बड़ा होता है कि फ्लेजला बड़ा होता है। तो आपके सामने है, आप खुद देखकर बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फ्लेजला है और यहाँ पे ये सीलिया है, बताइए तो कौन इसमें बड़ा है, फ्लेजला बड़ा है। फ्लेजला क्या है, पूरा टेल जैसा है, पूंछ जैसा निकला हुआ है। और सीलिया क्या है, छोटा है। याद रखने का आप ट्रिक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, क्या कि सीलिया लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, सी से, और फ्लेजला एफ से। कौन बड़ा है, सीलिया या फ्लेजला। सी 3 नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, 6 नंबर पे ना आता है। तो कौन बड़ा है, फ्लेजला बड़ा है, सीलिया क्या है, छोटा है। तो क्वेश्चन पूछ देता है सीलिया बड़ा कि फ्लेजला बड़ा। तो सीलिया और फ्लेजला के बारे में आपको बता दिए, कल बोले थे आज के वीडियो में बताने के लिए, तो आज हम आपको बता दिए। चलिए इसके बाद से हम आपको क्या किसके बारे में बताए थे, लवक के बारे में तो बता चुके थे। सीलिया और फ्लेजला के बारे में भी आप जान गए। यहाँ पे सीलिया और फ्लेजला कहाँ पाया जाता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। क्योंकि एनिमल सेल में ही मूविंग कोशिकाएं, प्लांट सेल की कोशिकाएं मूविंग होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल की कोशिकाएं मूविंग भी उतना नहीं होती हैं। समझ में आया। उसके बाद से हम आपको एनिमल और प्लांट सेल के पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिखा दिए थे। इसका चौकोर होता है, इसमें गोल होता है, सब बता चुके थे। कोशिका के प्रकार आपको पढ़ाने के लिए आज की वीडियो में बोला गया था। चलिए हम कोशिका के प्रकार के बारे में देखते हैं। कोशिका के कितनी प्रकार होती है, तो कोशिका के 2 प्रकार होती है। आप पिछले एक वीडियो में जान चुके होंगे कोशिका के 2 प्रकार होती है। कौन कौन होती है, तो प्रोकैरियोटिक, अविकसित, इसका विकास ही नहीं हुआ है। प्रोकैरियोटिक कौन होता है, अविकसित, इसका विकास ही नहीं हुआ है। एक होता है यूकैरियोटिक, जिसका विकास हुआ है। समझ में आया। पादप और जंतु दोनों में क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक पाया जाता है। आपको बताए थे ट्रिक यूकैरियोटिक, थोड़ा बहुत हिंट पिछले क्लास में दिए थे कि जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई दे उसे हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक, और जो हमारे नग्न आंखों से दिखाई न दे उसे क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक। समझ में आया था ये बात। चलिए इसको अब अच्छे से देखते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक ऐसी कोशिकाएं होती है जिसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। आपको एक नया स्लाइड लेकर हम समझाने का कोशिश करते हैं कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है। देखिए
एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, उसमें सभी अंग पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सभी अंग पाए जाते हैं। ये हो गया एक कोशिका और ये हो गया एक कोशिका। ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो। ये क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका और ये क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में सब पाए जाएंगे, न्यूक्लियस, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या, वैक्यूल्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब क्या पाए जाएंगे? इसमें पाए जाएंगे। समझ में आया? सेंट्रोसोम, सभी अंग इसमें क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। किसमें? यूकैरियोटिक में। जबकि प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? इसमें जीव द्रव्य भी प्रेजेंट होगा। ऐसा न समझिएगा कि जीव द्रव्य नहीं होगा। न्यूक्लियस के अंदर भी जीव द्रव्य क्या होगा? प्रेजेंट होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों में क्या होता है? एक इसको क्या कीजिए, कोशिका झिल्ली दे दीजिए। अरे नहीं दीजिएगा तो उसका जो अंदर का अंग है निकल कर बाहर घूमने लगेगा। समझ में आया? इसी में तो वो बंद रहता है। तो एक झिल्ली दे दीजिए उसके ऊपर, कि इसको क्या बोलेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका का एक झिल्ली दे दीजिए। प्रोकैरियोटिक जीव के बारे में बता रहे हैं। एक न्यूक्लियस दे दीजिए, क्योंकि आखिर कोशिका को गाइड कौन करेगा कि तुमको जाना कहाँ है, चलना कहाँ है। समझ में आया? एक माइटोकॉन्ड्रिया दे दीजिए ताकि ये एनर्जी बनाता रहेगा। समझ में आया? और क्या दे दीजिए? प्रोटीन भी दे दीजिए। प्रोटीन दे दीजिए, राइबोसोम दे दीजिए। डायरेक्ट प्रोटीन का निर्माण आखिर करता कौन है? राइबोसोम करता है। तो डायरेक्ट कौन दे दीजिए आप? प्रोटीन ही दे, राइबोसोम ही दे दीजिए। क्या दे दीजिए? राइबोसोम दे दीजिए। चलिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम। इसके अंदर जीव द्रव्य रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे रहेगा। नहीं रहेगा तो फिर सूख कर मर जाएगा, तो फिर कोशिका ही खत्म हो जाएगा। समझ में आया? तो इसके अंदर क्या होगा? जीव द्रव्य रहेगा। चलिए, इसके अंदर हम जीव द्रव्य भर देते हैं। ये हो गया जीव द्रव्य। न्यूक्लियस द्रव्य भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा। इसमें भी जीव द्रव्य रहेगा। ये क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल? यूकैरियोटिक सेल है। ये कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। चलिए, जीव द्रव्य भर दिए। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसमें रिसर्च से पता चला है, बहुत सारे रिसर्च से पता चला है कि जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। मैक्सिमम जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अनुपलब्ध होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। समझ में आया? तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। इसमें इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो एक बात बताइए, एनर्जी का निर्माण कौन करता है? एनर्जी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो एक बात बताइए कि जब प्रोकैरियोटिक जीव में माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता है तो इसके अंदर आंतरिक श्वसन का कार्य कौन करेगा? जीव द्रव्य करेगा। कौन करेगा? जीव द्रव्य करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। समझ में आया? तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता था, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया ही नहीं जाता है। तो अब इसको एनर्जी मिलेगा कहाँ से? कहाँ से मिलेगा एनर्जी? राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन क्या किया करता है? इमरजेंसी जब आ जाता है, इमरजेंसी मतलब बहुत इमरजेंसी, जब एनर्जी मिले ही नहीं तो प्रोटीन क्या करता है? एनर्जी देने का कार्य करता है। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं, जैसे कोरोना वायरस, पूरा दुनिया में फैला हुआ है कोरोना वायरस। समझ में आया? तो कोरोना वायरस में जो प्रोकैरियोटिक जीव किसके अंतर्गत आएगा? वो प्रोकैरियोटिक जीव के अंतर्गत में आएगा। तो उसके अंदर एनर्जी का निर्माण कौन करता है? एनर्जी का निर्माण उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है, तो एनर्जी का निर्माण नहीं होगा। तो फिर उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो प्रोटीन देगा। और प्रोटीन क्या करेगा? इमरजेंसी में अपना प्रोटीन देता है। तो एक बात बताइए कि इसके अंदर जब ऊर्जा पूर्ण पूर्ण मात्रा में तो ऊर्जा मिलेगा नहीं, केवल क्या होगा? एक बैकअप के लिए उसको थोड़ा बहुत ऊर्जा मिल जाएगा। तो ऊर्जा मिल जाएगा तो क्या ये ज़्यादा दूर तक जा पाएगा? क्या प्रोकैरियोटिक जीव में जो कोरोना वायरस है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा? उसके अंदर न्यूक्लियस होगा। समझ में आया? न्यूक्लियस होगा, जिसको क्या कहा गया है? तुमको कोरोना वायरस, न्यूक्लियस क्या करता है? सबको निर्देश देते फिरता है, तुमको ये बनाना है, तुमको ये बनाना है, तुमको वो बनाना है। न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि न्यूक्लियस क्या करता है? सबको निर्देश देता है। गाल्जी बॉडी को करता है कि तुम ट्रांसफर करो, माइटोकॉन्ड्रिया करता है ऊर्जा बनाओ, लाइसोसोम को करता है कि तुम जो कार्य नहीं कर रहा है उसको तुम मार डालो। समझ में आया? तो न्यूक्लियस क्या करता है? घूम घूम कर सबको आदेश देता है कि तुमको क्या कार्य करना है। और राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाएगा। और उस प्रोटीन से किसको एनर्जी मिलेगा? प्रोकैरियोटिक जीव को। किसको? प्रोकैरियोटिक जीव को। तो क्या ये एनर्जी उतना काबिल होगा कि ये इसको ज़्यादा दूर तक पहुंचा पाए? नहीं पहुंचा पाएगा। तो देखिए, कोरोना वायरस कितना खतरनाक है,
बहुत खतरनाक है कोरोना वायरस। लेकिन देखिए उसमें एनर्जी कहाँ मिल रहा है, राइबोसोम से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, राइबोसोम से मिल रहा है। और राइबोसोम से जो एनर्जी मिल रहा है क्या उसको ज़्यादा दूर तक जाने देगा, नहीं जाने देगा। इसीलिए कहा जाता है 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी। समझ में आया। अब 2 गज की ही दूरी क्यों कहा गया है, क्योंकि सबको पता है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता। अब आपको ही पता चल गया कि उसके अंदर एनर्जी बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता है, और जिससे वो एनर्जी मिलता है बनता है उसके अंदर, उस एनर्जी से वो केवल 2 गज की दूरी तक ही जा सकता है, उससे आगे दूरी तक वो जा ही नहीं पाएगा। तो 2 गज की दूरी बना कर रखिए, वो आपके पास नहीं पहुंच पाएगा। उसके पास इतना एनर्जी ही नहीं है कि वो 2 गज चल सके, 2 गज चल के आपके पास आ सके। ऊपर से आप मास्क लगाए हुए हैं, तो कोरोना में आप सावधान। तो नया स्ट्रेंड भी एक कोरोना का आ गया है, बताएंगे इसी वीडियो में कोरोना का नया स्ट्रेंड आखिर होता क्या है। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, कोरोना के अंदर क्या नहीं है, प्रोकैरियोटिक जीव। कोरोना किसके अंतर्गत आएगा, प्रोकैरियोटिक जीवों में आएगा। उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा। तो एनर्जी कौन देगा, राइबोसोम देगा। राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन से उसको एनर्जी मिलेगा, तो भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगा नहीं। भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगा नहीं तो वो क्या होगा, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। कम से कम इसलिए क्या कहा जाता है, 2 गज की दूरी बनाए रखिए। तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये क्या कोरोना का जो टैग लाइन बन चुका है इस वक्त कोरोना का। समझ में आया। तो उसके अंदर एनर्जी उतना है ही नहीं कि वो 2 गज तक जा सके। इसीलिए आप लोग 2 गज की दूरी बना कर रखिए। नए स्ट्रेंड तो और सुनने में आ रहा है खतरनाक है, अभी लॉकडाउन की भी चर्चा हो रही है। तो चलिए उससे कोई अथी नहीं, आप पढ़ने वाले हैं घर पर पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, सेफ रहिए। समझ में आया। उसके बाद से कोरोना वायरस, ये किसके बारे में बता रहे हैं, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस में ये क्या है, न्यूक्लियस है। कोरोना वायरस में क्या है, ये आपको नया कलर लेते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या कहेगा, हमको क्या करना है, कोरोना वायरस बनाना है। क्या करना है, कोरोना वायरस बनाना है। और यहाँ पे देखिए यूकैरियोटिक सेल, ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल, ये विकसित कोशिका है। ये हम लोगों का कोशिका है, सजीवों का। सजीवों का मतलब जंतुओं का कोशिका है, ये भी तो सजीव ही है। समझ में आया। ये जंतुओं का कोशिका है। समझ में आया। अब ये कोरोना वायरस तो बहुत छोटा सा है, कितने चकी है ये, बहुत ही चुकी है। घुस जाता है कहाँ पे, हम लोगों के शरीर के अंदर। और घुस के कहाँ पे जाएगा, सेंट्रोसोम के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, सेंट्रोसोम के पास जाएगा। और सेंट्रोसोम किस चीज़ का कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और सेंट्रोसोम को आदेश कौन देता है कि कोशिका विभाजन करना है, न्यूक्लियस आदेश देता है सेंट्रोसोम को कि तुम क्या करो, कोशिका विभाजन करो। न्यूक्लियस क्या करता है, सेंट्रोसोम को आदेश देता है कि तुम क्या करो, कोशिका विभाजन करो। अब एक बात बताइए आप, न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को बताता है कि तुमको कोशिका विभाजन करना है। अगर आपको चोट लग जाता है, सपोज मतलब आप क्या किए, कहीं पर लड़ गए, आपका हाथ छिला गया, छिलाना समझते हो ना, हाथ कट गया तो उस सेंट्रोसोम क्या करेगा, कोशिका विभाजन करेगा। तो सेंट्रोसोम को आखिर आदेश कौन देगा, आपका क्या कटा, मांस का कटा है, मांस कट गया। तो मांस कट गया तो सेंट्रोसोम तो हर जगह पाया जाता है, हड्डी बनाने वाला, हड्डी में भी पाया जाएगा, ब्लड में भी पाया जाएगा, मांस में भी पाया जाएगा। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, सेंट्रोसोम को आदेश देगा कि तुम क्या करो, मांस बनाओ। अब किसका आदेश देगा, अब आप बताइए। सेंट्रोसोम को आदेश मिलना तो चाहिए कि हमारा मांस कटा है तो क्या करना है, मांस वाली कोशिका बनाना है। ऐसा ना कि हड्डी वाला कोशिका बना के बाहर हड्डी लटका दे, ऐसा तो नहीं होगा। तो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम को आदेश देगा कि क्या हुआ है, मांस उड़ गया है, तुम क्या करो, मांस बनाओ। अगर ब्लड ज़्यादा गिर गया है तो ये क्या कहेगा, तुम ब्लड बनाओ। अगर हड्डी पे चोट लगा है, हड्डी पे भी चोट लग जाता है तो क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो हड्डी बनाने का आदेश कौन देगा, सेंट्रोसोम को, न्यूक्लियस देगा। न्यूक्लियस है जब मिस्त्री की तरह है। अब देखिएगा मिस्त्री घर पर बुला कर लाइएगा, राजगीर मिस्त्री जो बिल्डिंग का निर्माण करता है। तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि आखिर तुमको करना क्या है, नहीं तो आएगा कुछ जोड़ कर चला जाएगा। उसको आपको निर्देश तो देना पड़ेगा कि आपको ताजमहल बनाना है कि बाथरूम बनाना है। समझ में आया। तो सेंट्रोसोम एक मिस्त्री की तरह कार्य करता है। इसको कुछ मतलब नहीं है कि इसको क्या बनाना है, जब तक न्यूक्लियस नहीं कहेगा कि इसको क्या बनाना है तब तक ये एकदम आनर है, पगला है, कुछ बनाना शुरू कर देगा। समझ में आया। उससे जो कहिएगा वो बनाना शुरू कर देगा। इसलिए न्यूक्लियस क्या करता है, उससे कहता है कि तुमको क्या बनाना है। अगर हड्डी का कोशिका मरा है तो कहेगा हड्डी का कोशिका बनाओ, मांस की कोशिका मरी है तो बोलेगा मांस वाला कोशिका बना दो। लेकिन अब देखिए यहाँ पर है कोरोना वायरस, कौन है, कोरोना वायरस। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर जब प्रवेश करता है, ये किसका कोशिका है, हमारा कोशिका है, ह्यूमन बॉडी का कोशिका है। समझ में आया। और ये क्या है, कोरोना वायरस है। समझ में आया। कोरोना वायरस, जब कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है। और इस न्यूक्लियस को क्या आदेश दिया गया है, इस न्यूक्लियस को पता है कि हमको क्या करना है, किसी को भी आदेश देकर क्या करना है, कोरोना वायरस का निर्माण करवाना है। तो ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो देखता है जाकर कि सबसे पहले ढूंढो सेंट्रोसोम कहाँ है, सेंट्रोसोम कहाँ है। चलिए सेंट्रोसोम यहाँ पर है, समझ जाइए कि ये क्या है,
सेंट्रोसोम है। ये सेंट्रोसोम के जाकर बगलवा में बैठ जाता है और सेंट्रोसोम से कहता है हम हैं असली न्यूक्लियस हम हैं, तुमको बनाओ, कौन सी बनाओगे? तो ये पूछता है कि अरे हमको तो बना देंगे, जो कहिएगा बना देंगे, लेकिन हमको बनाना क्या है? हड्डी का कोशिका बनाना है, मांस का कोशिका बनाना है, किस चीज़ का कोशिका बनाए? तो ये कहता है कोशिका नहीं, कोरोना वायरस बनाओ। तुम क्या करो? कोरोना वायरस बनाओ। आई बाढ़ ये जीत चुकी। हम लोग का न्यूक्लियस क्या है? बड़का है। ये दूसरा जगह जाकर फंसल रहता है। दूसरा कौन सा कहता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम को चिपकाओ, प्रोटीन बनाओ, या तो अलग इधर ये क्या करता है? सेंट्रोसोम के पास जाकर चिपक जाता है इसका न्यूक्लियस। अब ये जब इसको पता चलता है कि ये क्या करने लगा, कोरोना वायरस का निर्माण करने लगा। सेंट्रोसोम किसका निर्माण करने लगा? कोरोना वायरस का निर्माण करने लगा। तो ये आता है सेंट्रोसोम के पास और आकर इससे कहता है अरे तुम्हारे अब्बा हम हैं, तुम्हारे बाबूजी हम हैं, काहे तुम इसका बात मान रहा है? तब तक ये इसके चपेट में आ चुका रहता है। किसके? कोरोना वायरस के न्यूक्लियस के चपेट में आ चुका रहता है हमारा क्या? सेंट्रोसोम। और ये फेफड़ा में प्रवेश कर चुका रहता है। फेफड़ा का जो हमारा कोशिका है वो नाजुक होता है, पेट में तो जाएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, छींक कर इसको मुआ दिया जाएगा। तो ये कहाँ पे चला जाता है? फेफड़ा में चला जाता है और वहाँ पे सेंट्रोसोम क्या करता है? इस न्यूक्लियस का बात नहीं मानता है। अब एक बात बताइए, न्यूक्लियस का जो बात नहीं मानेगा तो न्यूक्लियस किससे शिकायत लगा देगा? लाइसोसोम से। किससे? लाइसोसोम से। या लाइसोसोम क्या करता है? इसी को मारने लगता है। हमारा अपना कोशिका अपने आप को ही मारने लगता है। एक कोशिका क्या कर रहा है? दुश्मन का निर्माण कर रहा है, कोरोना वायरस बना रहा है, और न्यूक्लियस जाकर लाइसोसोम को आदेश दे रहा है कि तुम जाकर सेंट्रोसोम को मारो। वो हमारा बात नहीं मान रहा है, वो कोशिका विभाजन दूसरे किसी के लिए कर रहा है, वो कोरोना वायरस बना रहा है। अब देखिए आधी कोशिका तो कोरोना की चपेट में आ चुकी रहती है हमारी फेफड़ा की आधी कोशिका क्या है? कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है। अब बचा आधा जो बचल खुचल कोशिका है उसको न्यूक्लियस क्या करता है? लाइसोसोम के हवाले कहता है मारो मारो मारो। मार कर पूरा कोशिका धीरे धीरे हमारी फेफड़ा की सारी कोशिकाओं को मुआ देता है। आदमी को सांस नहीं लिया जाता है, और सांस नहीं लेगा तो सांस फूल जाएगा, आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो चाचा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आया कोरोना वायरस आखिर अटैक कैसे करता है और क्या होता है जब अटैक करता है तो हमारी कोशिका में? अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो आप समझ गए होंगे इसी वीडियो में। समझ में आया? नहीं तो हम अभी एक नया वीडियो बना देंगे स्पेशली इस कोरोना वायरस को ही लेकर कि आखिर कोरोना वायरस कार्य कैसे करता है। इसका एक नया स्ट्रेंड भी आ गया है जिसमें क्या है? नया स्ट्रेंड कुछ खास नहीं है, वो क्या किया अपने में कुछ मॉडिफाई कर लिया है, दूसरा कुछ है नहीं इसमें। समझ में आया? तो अभी आप बच कर रहिए। कोरोना आपको पता चल गया है कि ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा, 2 गज की दूरी ही ये तय कर पाएगा, 1 गज तो जा ही नहीं पाएगा, 2 गज तो बहुत दूरी हो गया। समझ में आया? मास्क उस्क लगा कर रहिएगा, कोरोना से सेफ रहिएगा। समझ में आया? तो ये हो गया क्या आपका? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसका? प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जीव में आपको समझ में आया प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है? ये क्या होता है? अविकसित होकर होता है, इसका विकास नहीं हुआ रहता है। और प्रोकैरियोटिक जीव क्या होता है? अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक जीव क्या होता है? पूरी तरह से विकसित होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, मच्छर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, प्लांट, इस समय क्या होगा? यूकैरियोटिक पाया जाएगा। और प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाएगा? जितने भी कीड़े क्या हो गए? बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, ये सब किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आएंगे। समझ में आ गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक? चलिए हम इसके अब स्लाइड पे ले चलते हैं आपको। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होते हैं यहाँ तक बता दिए थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझ में आ गया? वायरस क्या है? कोरोना वायरस प्रोकैरियोटिक है। एक बात बताइए, रिप्लिकेशन मतलब बहुत जल्दी बनने की क्षमता किस में होगी? प्रोकैरियोटिक अपने आप को जल्दी से बनाएगा या यूकैरियोटिक अपने आप को जल्दी से बनाएगा? कौन बनाएगा? प्रोकैरियोटिक। कौन बनाएगा? प्रोकैरियोटिक अपने आप को जल्दी से बना देगा। क्यों? इसमें होता ही क्या है? देखिए ना आपको हम बताए थे इसमें होता क्या है? एक न्यूक्लियस होता है, एक राइबोसोम होता है, दूसरा क्या होता है? यही तो कोशिका द्रव्य कुछ होते हैं। जबकि आप देखिएगा यूकैरियोटिक जीव में तो इसमें क्या होगा? सभी अंग होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, 75 तरीका का अंग यहाँ पे होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? बहुत कम कुछ अंग होता है, किसी किसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो यही तो अंगे होता है। तो एक बात बताइए, आपको अगर हम फोटोकॉपी करने वाला मशीन दे दें तो या और एक क्या करना है? आपको फोटोकॉपी करके निकालना है, एक आपको प्रिंटर से प्रिंट करके फोटो बनाकर तब निकालना है। तो किस में आपको ज़्यादा समय लगेगा? प्रिंटर से अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, जबकि फोटोकॉपी वाला मशीन में धड़ाधड़ निकालिए फोटोकॉपी करके। तो जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? इनमें प्रजनन थोड़ी होता है, इनमें तो केवल फोटोकॉपी होता है। कोरोना ही जैसा एक और कोरोना बनते जाता है, बनते जाता है, बनते जाता है। बताइए पूरे दुनिया को कोरोना तबाह करके रख दिया है। अगर इसको क्या किया जाएगा
अगर इसको एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो मात्र 1 चम्मच होगा। बस इतना ही है कोरोना वायरस। पूरा दुनिया का कोरोना वायरस को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो 1 चम्मच ही होगा, लेकिन पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। समझ में आया? तो ये कौन हो गया? प्रोकैरियोटिक। जबकि यूकैरियोटिक क्या है? विकसित है। अब देखिए ह्यूमन में क्या होता है, 9 मंथ का समय लगता है। हाथी का अलग है, गाय भेड़ बकरी सबका क्या है, अलग अलग। अपने आप को एक मतलब अपने जैसा निर्माण करने में क्या होता है, बहुत समय लगता है। मनुष्य में 9 मंथ लग जाता है। तो लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कोरोना वायरस को देखिए धड़ाधड़ एकदम विभाजित करके एक आदमी को ले बीता। एक आदमी से 2 आदमी में, 2 आदमी से 4 आदमी में, 4 से 16 इससे हो जाता है। तो ये क्या है, प्रोकैरियोटिक का बनना आसान है, जबकि यूकैरियोटिक का बनना क्या है, मुश्किल है। समझ में आया? प्रोकैरियोटिक। चलिए यहाँ पे आपको इसको पढ़ा देते हैं आज का स्लाइड। वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कोई वीडियो लंबा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक इसमें सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, आपको बताए हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। जी हाँ, देखिए क्योंकि ये क्या होता है, अभी बन ही रहा होता है, नए स्टेज में है। समझ में आया? इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रारंभिक कोशिका। क्योंकि कुछ अंग बना रहता है, कुछ अंग बना ही नहीं रहता, इसीलिए इसको प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। समझ में आया? इसमें कोशिका झिल्ली राइबोसोम देखिए इसमें अब आप बताइए, राइबोसोम आपको पढ़ा चुके हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों में राइबोसोम कौन पाया जाएगा, 70S या 80S? 70S पाया जाएगा। कौन सा पाया जाएगा? 70S। आपको जब राइबोसोम पढ़ाए थे तो अच्छे से बताए थे वहाँ पे। तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है, और बहुत सारे अंग का क्या होता है, अभाव देखा जाता है। राइबोसोम इसमें कौन वाला पाया जाएगा? 70S वाला पाया जाएगा। समझ में आया? और ये क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण करेगा, और उस प्रोटीन से इसको क्या मिलता है, बकलोलवा को एनर्जी मिलता है, उससे ज़्यादा दूर जा नहीं पाता है। समझ में आया? यूकैरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक क्या होता है, विकसित कोशिका होता है। ये पूरी तरह से विकसित कोशिका होते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इनमें 80S वाला राइबोसोम पाया जाता है, आपको बता चुके हैं। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। ये पादप कोशिका के आप प्लास्टिड बढ़ा तो वहाँ पे आपको बता चुके हैं। इनका वैक्यूल्स राजधानी बड़ा होता है, राजधानी में बढ़ा चुके हैं। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जी, क्लोरोफिल की वजह से ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन निर्माण करते हैं। आपको बॉटनी में प्रकाश संश्लेषण के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा देंगे। समझ में आया? चलिए यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं के मध्य में आपको अगर अंतर दे दिया जाए तो क्या स्पष्ट कर लीजिएगा। अगर आप मेरा क्लास अच्छे से किए रहिएगा तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाइएगा, फिर भी हम यहाँ पे करा देते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक बड़े होते हैं। देखिए और क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर क्या हो जाता है, इन्वॉल्व मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर एक परत जो होती है वो नहीं पाई जाती है, जबकि इसके न्यूक्लियस के ऊपर क्या होती है, न्यूक्लियस झिल्ली पाई जाती है। इसका देखिए यहाँ पे शोषण कहाँ पे होगा, जीव द्रव्य से होगा। बताए हैं आपको कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो इसका शोषण कहाँ पे होता है, जीव द्रव्य से होता है, जबकि इसका शोषण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। समझ में आया? इसमें इसका जो कोशिका भित्ति होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोशिका भित्ति होता है प्रोकैरियोटिक जीव का, किसका, प्रोकैरियोटिक जीव का जो कोशिका भित्ति होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जबकि यूकैरियोटिक का जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, प्लांट में पाया जाएगा। तो क्या प्रोकैरियोटिक में प्लांट नहीं आता है, बैक्टीरिया क्या है, प्लांट है। आपको जब प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि बैक्टीरिया प्लांट है। जो इस बैक्टीरिया से आपको सर्दी खांसी जुकाम बहुत सारे जो क्या होते हैं बीमारी होते हैं वो सब क्या है, एक प्लांट है। वो प्लांट जब फेफड़ा में जाता है तो छोटा छोटा काई जैसा, काई क्या है, एक प्लांट है। तो काई जैसा वो फेफड़ा में क्या होता है, जम जाता है, और जब जमने लगता है तो अपना एक पेड़ जैसा जम कर एक काई का निर्माण कर देता है, जिससे आदमी का फेफड़ा खराब हो जाता है। इसको टीबी का बीमारी कहा जाता है। समझ में आया? तो ये क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका, प्रोकैरियोटिक जीव का जो कोशिका भित्ति होता है। और यूकैरियोटिक जीव का जो कोशिका भित्ति होता है जो प्लांट में पाया जाएगा, सेलुलोज का बना होता है। इसमें राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा, 70S। इसमें कौन सा पाया जाएगा, 80S। सीलिया और फ्लैजेला दोनों में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में सीलिया और फ्लैजेला पाया जाता है। डीएनए दोनों में पाया जाएगा, डीएनए में बताएंगे। जीव द्रव्य दोनों में आपको पता ही है पाया जाएगा। प्रकाश संश्लेषण दोनों में होगा, क्योंकि इसमें भी प्लांट आता है, इसमें भी प्लांट आता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दोनों में होगी। झिल्ली तो दोनों को देना पड़ेगा, नहीं तो उसका पता चला न्यूक्लियस झिल्ली से बाहर निकल जाएगा, द्रव्य पूरा बाहर निकल जाएगा, तो झिल्ली तो देना पड़ेगा दोनों को। तो झिल्ली भी दोनों में पाया जाएगा। समझ में आया? भित्ति दोनों में पाया जाएगा, कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाएगा, लेकिन इसका पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और इसका सेलुलोज का बना होता है। राइबोसोम भी दोनों में पाया जाएगा, लेकिन इसका राइबोसोम 70S होता है, इसका राइबोसोम 80S होता है। किसका, यूकैरियोटिक का। समझ में आया?
माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ये सब क्या होगा, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, जब बल्कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। ये सब हम आपको क्या किए, बता दिए। अमीनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। एक प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या होता है, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन हमें एनर्जी देता है, बिल्कुल एनर्जी देता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का यह क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे कि क्रोमोजोम क्या होता है, न्यूक्लियस में के अंदर क्या होता है क्रोमोजोम, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।